नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे एवरेज यानी औसत प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट नंबर 2। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं उसका आप रिवीजन कर चुके होंगे, उसको ध्यान में रखा होगा आपने, मैं ये आशा करता हूँ। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने पुराने प्रश्नों पर विचार करेंगे और पुराने सूत्रों के हिसाब से प्रश्न करेंगे कुछ। एक नेक्स्ट वाला आपके लिए दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, m है वो, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये प्रश्न है अपना। तो अब इसको हल करेंगे। वैसे आप कर सकते हैं इसको हल, ये बेसिक से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बेसिक से जाना पड़ेगा। आपको पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, हम रिवीजन हो जाएगा आपका साथ में कल वाली क्लास का। और कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट तभी समझ आएगा जब आप पीछे वाली क्लास को अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब औसत मैंने आपको बताया था कि गणित का कोई फॉर्मूला मिल जाए आपको तो आपको उसकी नकल या उसको एज इट इज़ फॉलो करना होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, औसत, तो औसत की जगह औसत लिखें। और इसने हमें दे रखा है वी नाउ दैट हम जानते हैं कि एवरेज जो है यानी औसत जो है वो है m, दो संख्याओं का, और फर्स्ट नंबर है वो यानी एक संख्या है वो क्या कौन सी है, एक संख्या है वो कौन सी है, एक संख्या है वो कौन सी है, n है। ये हम जानते हैं, वी नाउ दैट। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए और माना कि वो दूसरी संख्या क्या है, मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि माना दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, वो माना हमने x है, ठीक है। तो एवरेज यानी औसत की जगह तो औसत लिखा जाएगा m, बराबर की जगह बराबर, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, औसत, तो औसत की जगह औसत, बराबर का बराबर। अब राशियों का योग करना है। राशियां कौन कौन सी हैं अपने पास, एक तो है n और दूसरी है x, हमने जो मानी थी, और बटा में संख्या कितनी है इनकी, 2। अब हम पक्षांतरण करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 भाग के अंदर है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये 2 गुणा में हो गया m के, ये भाग में था, और बराबर में क्या पड़ा है, n प्लस x। अब देखो कोई भी चर हो या अचर हो, अब देखो चर और अचर की भाषा यूज की मैंने, ये आपको पता होना चाहिए कि राशियां हैं, और राशियां हैं वो 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप के अंदर हैं। एक तो है चर यानी वेरिएबल, और एक है अचर नॉन वेरिएबल। चर में राशियां कौन कौन सी आती हैं, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, यानी ये सारी ए बी सी डी जो हैं 36 के 36 स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स चर राशियों के अंदर आते हैं, या कोई अदर लेटर्स भी आते हैं। और अचर के अंदर ऐसी राशियां आती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 या गिनती कोई भी अक्षर, ये अचर के अंदर आती हैं। अब ये चर राशि अपने पास है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका साइन क्या बना जाएगा, प्लस। और प्लस जब उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, आपको पता है ना बराबर के इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को बोला जाता है राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, क्यों जाएगा बताओ,
क्योंकि अपना टारगेट है वो कौन सा है, ये टारगेट है दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो अब ये प्लस का है, इधर पहले से बैठा है 2m, है ना, और ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आंसर आएगा इसका दूसरी संख्या इज इक्वल टू 2m माइनस n। ये आंसर रहेगा इसका 2m माइनस n। डी आंसर करेक्ट रहेगा इसका। तो इस तरीके से इसको हल करना है डिटेल से, और ये डिटेल आपको पता होगी तो आप आगे वाले प्रश्नों में भी अप्लाई कर पाओगे इस डिटेल को, और नॉलेज को अपने को इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये सवाल इसमें दिया क्या हुआ है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n, ये बड़ा आएगा, कैपिटल में आएगा n, संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, कोई भी सवाल हल करना हो गणित का, आप लोग ध्यान से सुने पहले, और अपने माइंड को स्टेबल रखना, क्योंकि स्टेबिलिटी ही आपको आगे लेके जाएगी। और अब देखो, जैसे ये गणित में ना कोई भी सवाल करना हो तो आपको ना ये चीज़ पे ज़्यादा गौर करनी होगी। किस चीज़ पे, जिसे जानते हो आप, और इसी चीज़ को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहाँ, जिसे जानना है। ये फॉर्मूला सभी सवालों में काम करेगा। अब आपको जिसे जानते हो उसे से अच्छे से लिख लो। तो क्या है जिसे जानते हो आप, तो हम इसको जानते हैं कि m संख्याओं का एवरेज है, वो का एवरेज n स्क्वायर है, इसे अच्छे से जानते हैं। और n संख्याओं का जो एवरेज है, वो भी हमें अच्छे से पता है कि m स्क्वायर है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एवरेज का फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब मैं m संख्याओं का एवरेज है, इसको और भी अच्छे से जानता हूँ, इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको और भी अच्छे से जानता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, क्या आएगा, राशियों का योग, यानी m संख्याओं का योग बटा में राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, m संख्याएं हैं, तो बराबर में क्या पड़ा है पहले से ही, n स्क्वायर। इसको आप और अच्छे से जानते हो एवरेज को। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां m है, m संख्याओं का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है, m है। अब ये भाग में है, देखो अब बटा के अंदर है m, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इधर अपने पास क्या बच गया, m संख्याओं का योग, mn स्क्वायर। अब आपको पता चल गया, ये भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया। अब इसी प्रकार इसे हम जानते थे, सवाल के अंदर दिया था, और इस लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को, जो n संख्याओं का एवरेज है, इसको और अच्छे से जानते हैं कि योग बटा संख्या, है ना, n संख्याओं का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, n है, बराबर में m स्क्वायर। तो अब हमें मिल गया n संख्याओं का योग। ये भाग में है n, उधर जाके गुणा में आ जाएगा, m स्क्वायर n।
अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है, जिसे जानना क्या है अपने को जानना है m प्लस n संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत हमने जानना है। और आपको पता है औसत लिखा हुआ है तो सामने फॉर्मूला क्या बनेगा, राशियों का योग, यानी m प्लस n संख्याओं का योग। इसी के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। इतनी संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकाल रहे हो तो उतनी संख्याओं का योग आएगा ऊपर, और नीचे आएगी संख्याएं कितनी हैं, तो कितनी संख्याएं हैं, m प्लस n, राशियों की संख्या इतनी है। अब m और n का योग, तो अपने को पता है m का योग तो ये हमने निकाल रखा है, और n का योग हमने इधर निकाल रखा है। तो m का योग है वो कितना है, m n स्क्वायर, और प्लस में m स्क्वायर n, क्योंकि ये n राशियों का योग है, n संख्याओं का योग है, और बटा में राशियों की संख्या कितनी है, n। हम इसी को देख के फॉलो करके काम कर रहे हैं आराम से बिल्कुल। अब देखो, अब दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें दो पद हैं, प्लस होता है वो पदों की संख्या को बताता है, पदों की संख्या को बताता है। प्लस के इस तरफ एक पद है ये वाला, और सेकंड नंबर पद ये है। अब दोनों पदों में कुछ कॉमन है, और जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती वो एक घात होती है, n के ऊपर भी कोई घात नहीं है, एक है। अब दोनों पदों में कॉमन क्या होता है, छोटी घातें कॉमन होती है। m इसमें आ रहा है, m इसमें आ रहा है, n इसमें आ रहा है, n इसमें आ रहा है। अब छोटी घातें कॉमन होती हैं तो छोटी घातें m की पावर एक, n की पावर एक मैंने कॉमन निकाल लिया, यानी बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये घात एक बाहर निकल चुकी है, n में से कितना, एक n बाहर निकल चुका है, तो बचेगा कितना, एक n बचेगा। इसमें m एक बार निकल चुका है, n एक बार निकल चुका है, बचेगा एक m, यानी m की पावर एक एक बच जाएगी। और अब दोनों पदों में से ये कॉमन निकाल लिया हमने बाहर आगे, और m प्लस n नीचे है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्रैकेट का जितना उत्तर आएगा, इस ब्रैकेट का जितना उत्तर आएगा उतना ही नीचे वाले ब्रैकेट का उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, m और n जुड़ रहे हैं, इसमें भी m और n जुड़ रहे हैं, तो ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है ना ये। अब फाइनल आंसर अपना आया m n, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। एक बार पुनः देख लें, इस सवाल में दिया क्या हुआ था, m संख्याओं का औसत दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था इतना n स्क्वायर। अब इसके बाद में दिया था उसने n संख्याओं का एवरेज m स्क्वायर। अब वो पूछ रहा था m प्लस n संख्याओं का एवरेज। अब सबसे पहले हमने क्या किया, जिसे जानते हो उसे जिसे जानना है। सबसे पहले आप जिसे जानते थे, किसे जानते थे, m संख्याओं का एवरेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m संख्याओं का योग बटा कितनी संख्याएं हैं m है वो, बराबर में n स्क्वायर। ये भाग वाला इधर चला गया। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए था m प्लस n संख्याओं का योग चाहिए था, ये वाला चाहिए था, तो हमें m संख्याओं का योग भी पता होना चाहिए और n संख्याओं का योग भी पता होना चाहिए। तो इनका योग निकाल लिया, फिर हमने कॉमन लिया, और फिर इनको काट के आंसर हमारा mn आ गया। एक दो बार देखिएगा, इसको सुनिएगा, समझिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद में प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपने। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हल कर रहे हैं अपने। देखो प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताई थी, प्राकृत संख्याएं आपको मैंने बताई थी
नेचुरल नंबर्स के बारे में पिछली क्लास के अंदर ही बताया था मैंने कि 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक की सारी संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब वो कह रहा है प्रथम 50 ले लो आप, तो ये लो, हमने प्रथम 50 ले लिए। प्रथम 50 यहाँ तक जाएगी 1 से 50 तक। अब इनका वो पूछ रहा है एवरेज कितना होगा। अब आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है, अब समझ पा रहे हो ये कौन सी श्रेणी है, अंतर कितना, क्रमागत पदों का, यानी 2 में से 1 गया 1, फिर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है 1। तो ये कौन सी श्रेणी है, AP यानी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी है तो एवरेज क्या रहता है, औसत का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रथम प्लस अंतिम पद बटा में 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, यानी 51 को किससे भाग लगा देंगे 2 से, तो उत्तर आएगा अपने पास 55.5। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। और एक तरीका और भी होता है इसका निकालने का, वो आपको अभी मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, जो नए टाइप के सवाल आएंगे आगे उनको बारे में समझना है अपने को, एक एक करके पॉइंटों को, फिर उन्हीं के आधार पर, उन्हीं पॉइंटों के आधार पर ही हमारे आगे वाले सवाल होंगे आपसे। हाँ जी, नोट लगा के लिखिएगा। फर्स्ट बात आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पहले 3 पॉइंट कर चुके हैं, 3-4 पॉइंट, वो आपको याद होंगे कि बीचों बीच वाली संख्या औसत होती है, समांतर श्रेणी हो तो ऐसे औसत निकाला जाता है, ये हमने सीख लिया। वो वैसे पॉइंट, वो जैसे वो पॉइंट थे, अभी नए मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ। अब हमें पता है प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राकृत संख्याएं, देखो स्थानीय भाषा में या साधारण भाषा में कहूँ मैं इसको, तो ये एक बोरा है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं अनंत तक भरी हुई हैं इस बोरे के अंदर। गट्ठा है एक प्रकार का जिसमें बहुत सारी संख्याएं, या मटका है इसमें भरी हुई है। ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन क्या इसमें जीरो है, तो इसमें जीरो नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब प्राकृत संख्याएं हैं ये, अब इनका योग करना है अपने को, कौन सी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये योग करना है। तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, एज इट इज n+1 बटा 2। ठीक है, ये याद रखना है आपको फॉर्मूला। अब प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, और ये आप लोग याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर ये है तो योग की बात है, योग मतलब इन सभी का जोड़। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने 5 प्राकृत संख्याएं ले ली, मैंने कहा इनका योग करो, तो आपने क्या करना है, मन के अंदर जाना है और इसका योग करना है, इन पांचों का योग करना है, यानी आपने इनके बीच में प्लस लगा देना है, यानी योग करना है इनका। तो आपको मन के अंदर जाना है और 5 लिखना है, ये लास्ट वाला, और एक 5 से अधिक लिख के बटा में 2 कर दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और यानी 15 योग आ जाएगा इनका। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। प्रथम मैं कहूँ, आप योग करके दिखाओ मेरे को, ये प्राकृत संख्याएं चल रही हैं
10 तक। आप बताओ योग कितना होगा। तो आप लोग टाइम लगाओगे, अगर ऐसे जोड़ने बैठ गए आप कि 2 3 3 5 और इस तरीके से जोड़ने बैठ गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप अंतिम को उठाओ और उससे एक अधिक करके बटा में 2 कर दो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 55 उत्तर आ जाएगा, यानी 55 होगा इसका योग। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अब इसी प्रकार अगर मैं ये सवाल दे दूं आपको कि योग निकालो 15 संख्याओं का, क्रमागत 15 संख्याओं का योग निकालो। प्राकृत संख्याएं हैं, क्रमागत आ रही हैं 1 से लेकर के 15 योग निकालो। तो आपने क्या करना है, पीछे वाले का लिखना है सेम टू सेम, उसका एक अधिक लिखना है, बटा में 2 कर देना है और काट के दोनों एक ही पारी में आ रहे हैं। 2 और 16, 2 एकम 2 होता है, 2 8 16 होता है और 15 8 120 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके का यूज होगा इस फॉर्मूले का। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है वो। मैं कहूँ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालो आप, यानी औसत निकालो। तो कैसे निकाल पाएंगे हम, सुनिएगा। ऊपरी ऊपर क्या आता है, राशियों का योग। फॉर्मूला बेसिक यही है औसत का, राशियों का योग। प्रथम n है तो इनका योग इतना होगा, और बटा में राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, n है, n प्राकृत संख्या है। ये कट गया n से n और अपना फाइनल आंसर आया n+1 बटा 2। याद आ रहा है, ये एवरेज का फॉर्मूला है किसके, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला बन गया इससे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सीधा डायरेक्ट। वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो कि ये समांतर श्रेणी बन रही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला जिसकी बात करता हूं मैं, अब हमने क्रमागत आने वाली प्राकृत संख्याओं का योग सीख लिया। अब हमें सीखना है प्रथम n प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग, उसके वर्ग लगे हों, वर्गों का योग, ये हमें सीखना है। तो इसका जो एक फॉर्मूला है वो ये है कि n+1, ठीक है, और 2n+1 बटा में 6, ये फॉर्मूला रहेगा इसका। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n+1, 2n+1 बटा 6। तो इसको इसी तरीके से बोल बोल के आपको याद करना है, ये ध्यान रखना, याद करना है। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, कई बार सीधा फॉर्मूला आ जाता है, वो पूछ लेता है कि वर्गों का योग कितना होगा n प्राकृत संख्याओं के। लेकिन अपने कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। आप लोग वर्ग को तो जानते हो ना, स्क्वायर करना। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात लगा देना, और 2 घात लगाते ही अगर उसकी पावर 2 हो चुकी है तो उसको कितनी बार गुना करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को 2 बार गुना करना पड़ेगा। अब इसके बाद में 4 का वर्ग, जैसे मैं इन चारों का वर्गों का आंसर निकालूं, अगर बिल्कुल भी आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे करोगे, 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1,
2 को 2 से गुणा किया, 2 का वर्ग का मतलब है 2 को 2 से, इस नीचे वाले 2 को, तो 4 उत्तर आया। फिर 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3 यानी 9 उत्तर आया। 4 का वर्ग का मतलब 16। अब आपने जोड़ करना है, 16 में 9 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30। ये इस तरीके से निकालोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, एन, एन यानी पीछे वाली का किसका वर्ग आ रहा है, 4 का वर्ग आ रहा है, फिर उसका एक अधिक कर दो, फिर इसके 2 गुणे का एक अधिक करो, 2 गुणे का एक अधिक यानी 8, 8 और 1, 2 गुणा करें 4 को किससे, 2 से, तो कितना उत्तर आएगा 8, 8 को 8 में 1 जोड़ो 9 हो गया, बटा में 6। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब 6 और 9 दोनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं, 9 3 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, 3 के पाड़े में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो नीचे 1 बच गया, ऊपर वालों का गुणा कर दो, तो 2 5 10, 10 3 30। ऐसे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब आप कुछ और सवाल भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद रखना है, n+1 प्लस n+1 और 2n+1 बटा में 6। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, या साधारण तरीके से यूज करो। इसको नीचे पीछे वाले पद को ले लो पहले, और फिर इसका एक अधिक कर दो, फिर इसके 2 गुणे, 2 गुणा कितना हो जाएगा इसका, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। इसके 2 गुणे का एक अधिक कर दो, फिर बटा में 6 लिख दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 11 5 55, आंसर आ गया ये, ठीक है। तो वर्गों का योग इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से प्राकृत संख्याएं हैं अपने पास n, तो उनके वर्गों का योग भी हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण तो ये है आपके लिए कि आपको ये याद रखना होगा ये फॉर्मूला, और इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, इस तरीके से कि सबसे पहले ये लिख देंगे पीछे वाली संख्या, फिर इसका एक अधिक लिख देंगे, फिर इसके डबल में से एक अधिक कर लो और वो लास्ट में लिख दो, बटा में 6 कर दो, और ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट बात की ओर। अब हमें याद रखना है कि n प्राकृत संख्याएं हैं, n प्राकृत संख्याएं हैं, उनके वर्ग जो हमने कर लिए, वर्गों का योग किया है, उनके वर्गों का योग हमने कर लिया। अब औसत क्या रहेगा, औसत देखो फॉर्मूला क्या था कि हमारा n+1, 2n+1 बटा में 6। अब हमें आगे वाले n को हटा देना है, n+1, 2n+1 और बटा में 6। ये आंसर रहेगा इसका फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए बेहद। और अब देखो याद सेपरेट रखना दिमाग के अंदर कि योग के लिए अलग है और हमें औसत निकालना है तो वो फॉर्मूला अलग है उसका, ये आपको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब जैसे मैं इससे रिलेटेड आपको 2-3 सवाल कराता हूँ। जैसे वो पूछ ले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज निकालिए, एवरेज निकालिए। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसका एवरेज निकाल के देना है उसको। तो अब हमें पता है कि एवरेज के अंदर ऊपर क्या आता है, योग आता है, और नीचे आती है संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब सबसे पहले हमें निकालना होगा 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का
योग निकालना है अपने को। तो निकालो कैसे? तो आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि निकालना एक्चुअल में आपने निकालना क्या है, ये निकालना है इनके वर्गों का योग। अगर आप वैसे जाओगे यानी स्क्वायर को हल कर करके तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब भी आपको क्या करना है, पीछे वाले को पकड़ना है 5, इसका एक अधिक कर देना है, उसके बाद में इसके डबल का, पहले के डबल का एक अधिक है, यानी 5 दूनी 10, 10 का एक अधिक 11 बटा में 6, और ये 6 से 6 कट गया और अपने पास आया योग इनका 55। अभी तक हमने योग निकाला है, अपने को निकालना क्या है, 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एवरेज निकालना है। अब राशियों का योग कितना आया, वर्गों का योग कितना आया, 55। संख्या कितनी है, संख्या 5 है, एवरेज आ जाएगा 11। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। या आप डायरेक्ट जा सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का अगर याद है आपको तो ये डायरेक्ट जा सकते हो आप। ठीक है, ये तो अब बेसिक से अपने जाएं तो इस तरीके से करेंगे इसको। अब अगर डायरेक्ट करना चाहो आप तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन कौन सा? तो आपको याद है n+1 बटा में 2n+1 बटा में 6। तो n+1 यानी कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 इंटू कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बटा में 6, ये 6 से 6 कट गया, उत्तर आएगा 11। ये फाइनल आंसर होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने कर लिया। ठीक है, तो अब ये 4 फॉर्मूले आपको ये हो गए। अब एक और दिखा रहा हूँ आपको घनों के लिए। तो प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अब घन क्या होता है, किसी संख्या का क्यूब क्या होता है? तो क्यूब का मतलब होता है कोई भी संख्या पर 3 घात लग जाना। जैसे मैं 2 का क्यूब लिखूं तो 2 का क्यूब इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, 2 का क्यूब या घन बोला जाएगा। और इसका मतलब होता है इस नीचे वाले 2 को, आधार को 3 बार लिखना। इसको आधार बोला जाता है, आधार, और इसको बोला जाता है ऊपर वाले को, ये जो क्यूब लगा हुआ है इसको घातांक बोला जाता है, और इस पूरे को बोला जाता है 2 का क्यूब या 2 की घात 3। ठीक है, अब इसका आंसर ये क्यूब है, 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आंसर है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये इसका निकालना है घन का योग। तो हमें फॉर्मूला रहेगा n+1, याद है ना, पहले वाला जो, उसका वर्ग करना है। जो प्रथम प्राकृत संख्याएं थी उनका योग निकालना था, सीधा योग, ना वर्ग था ना कुछ और था, सीधा योग निकालने वाला फॉर्मूला था, उसका वर्ग करना है तो घनों का योग वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको फॉर्मूले लिख लिख के याद करने हैं बार बार, एक रफ कॉपी ले लें और बार बार इनको लिख लिख के याद करें ताकि स्पीड बन सके आपकी, वरना भूल जाओगे आप बाद में। और अब सीधा अपने बात करें तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत निकालना है। तो औसत निकालना है तो ये फॉर्मूला रहेगा कि n+1 की होल स्क्वायर बटा में 4। ये कैसे आया, तो ये स्क्वायर है वो इनके ऊपर चला गया, एक n कट गया,
ठीक है, अब डिटेल से जाएंगे तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, आप लोग जानते हो कि n प्राकृत संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। प्रथम n नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो आपको पता है राशियों का योग कितना है, n+1 बटा में 2 की पावर 2। इसको भाग लगा देना है किससे, n से, राशियों की संख्या से। तो अब आपको पता है स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा इन दोनों के, और नीचे 2 के ऊपर भी जाएगा स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 आएगा, और गुणा में n है। अब ये एक n घात कट जाएगी, और ये 2 घात है, एक घात कट जाएगी इससे, एक घात, और n बच जाएगा, और n+1 की होल स्क्वायर बटा में 4 बच जाएगा। बस ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ये एक सवाल है जो हम करने जा रहे हैं अभी। इसमें 1 से लेकर के 10 तक की वर्गों की संख्याओं का वर्ग है, उनका औसत निकालना है अपने को। तो किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ये हमें फॉर्मूला पता है कि n+1 2n+1 बटा में 6 होता है। तो n कितनी, प्रथम 10, तो वर्गों का योग निकालना है, तो 10 + 1 और 2 × 10 + 1 बटा में 6, यानी 11 × 20 और 1 21 बटा में 6। काटेंगे इसको और आंसर आएगा अपने पास, दोनों 3 के पार्ट में आ रहे हैं, 2 7 नंबर पे, और ये आया 77 बटा में 2। 77 को 2 से भाग लगाया, उत्तर आया 38.5, 38.5 इसका आंसर आएगा। आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, इस फार्मूले को याद करेंगे, और कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा, वो आप करके लाएंगे कल। अब ये एक और प्रश्न हम कर रहे हैं, इसमें 10 प्राकृत संख्याएं शुरू वाली, उनके घनों का औसत निकालना है। यही सवाल है, घनों का औसत। आपने पहले सुना होगा ध्यान से, और याद भी रखा होगा कि जब 3 घात लगी है उसको घन बोला जाता है। अब इसका एवरेज निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, आपको मैंने याद करवाया था। प्रथम n, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। आपने याद किया है अच्छे से, आपको याद भी आया होगा फॉर्मूला। n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास n+1 की होल स्क्वायर बटा में 4। n यानी कितने हैं, प्रथम 10, और 10 + 1 का वर्ग। आपको मैंने बताया था फॉर्मूला दिया हो तो ऊपर देखो n लिखा है, n लिख दिया, n की जगह 10 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, और वर्ग का वर्ग, और बटा में 4 वैसे का वैसा। अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है, 10, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा, और 10 और 1 11, 11 को कितनी बार लिखना है, 11 का वर्ग लिखना है अपने को, और बटा में 4 है। अब 11 का वर्ग का मतलब है 11 × 11, 11 को 2 बार लिखना, 4 2 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है 10, 2 के पहाड़े में। अब 11 और 11 को गुणा करेंगे, क्या आएगा, 121। 121 को किससे गुणा करना है, 121 को करना है 5 से गुणा।
5 एकम 5, 10 इकाई हासिल और 10 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है। 605 उत्तर आ जाएगा। 605 को किससे भाग लगाना है? 2 से लगाना है और आपके पास आंसर आएगा, फाइनल आंसर 302.5। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, यानी देन। अब कुछ सवाल लेकर आऊँगा, वो आप लोगों ने याद भी रखने हैं और करने की कोशिश करना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग का औसत क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। और प्रश्न ये अलग, दूसरा प्रश्न आपका होमवर्क का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब और 7 के क्यूब का औसत क्या है? और इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं साथ के साथ। तो ये 2 प्रश्न है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप और भी प्रश्न बना सकते हो और आप लोग करके देख सकते हो, या कोई गाइड से वगैरह से उठा करके आप प्रश्न निकाल सकते हो और वहाँ से भी ऐसे ऐसे सवाल कर सकते हो इस टाइप के। तो धन्यवाद सभी का क्लास अटेंड करने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए। और अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते रहेंगे, तो आपका भी एक दिन मैथ होगा, वो गणित होगा, वो इतना बेहतर हो जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर पाओगे और अच्छी रैंक हासिल कर पाओगे। धन्यवाद।